क्लास एज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से हैंडल कर लेंगे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस सब्सक्राइब बटन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट को समझने की जरूरत है सबसे पहले हमें। तो आवर वर्ल्ड इज फुल ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमारी जो दुनिया है उसमें सब कुछ ऑब्जेक्ट है। आप खुद भी एक ऑब्जेक्ट हैं। योर कॉपी, बुक, पेन, डेस्क, चेयर, स्कूल बैग, जो भी आपके पास है वो सब आपका ऑब्जेक्ट है, राइट। आपके टीचर ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या चीज समझ में आई कि ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज होती है जिसको हम पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। एंड जैसे आपका पेन है, आप उसको देख सकते हैं, यू कैन यूज, राइट। उसके अपने फीचर्स हैं, उसकी अपनी फंक्शनैलिटी है, राइट। आपका जो कंप्यूटर है उसकी फंक्शनैलिटी है, उसके एट्रीब्यूट है। तो ये सब क्या होते हैं हम डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले समझना होगा कि जावा से इसका क्या कनेक्शन है। तो स्टूडेंट, जैसे आपकी दुनिया में ऑब्जेक्ट्स हैं वैसे जावा में भी आप ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। इन जावा टू वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इन जावा ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास। जावा में ऑब्जेक्ट कहाँ से क्रिएट होते हैं? फ्रॉम अ क्लास। तो हमें क्लास पहले बनाना होगा, फिर हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ क्लास, ठीक है। अब उसमें रिलेशन क्या होता है वो सब हम अभी डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप समझिए कि एक्चुअली ये कंसेप्ट क्या है। When you see the picture of a bag, राइट, आपने एक बैग की पिक्चर देखी, आपने कहीं पर, या आपने किसी बुक की पिक्चर देखी, या आपने किसी कंप्यूटर की पिक्चर देखी, मतलब आपको एक पिक्चर है, वो रियल थिंग नहीं है। तो बेसिकली वो क्या है? कंसेप्ट है। तो उसको हम बोलेंगे क्लास। एंड व्हेन यू यूज एंड हैव एन एक्चुअल बैग, यहां पर क्या बात आई कि अगर आप बैग एक्चुअली जो आप यूज करते हो आपके पास है, वो एक ऑब्जेक्ट है, राइट। दैट्स एन ऑब्जेक्ट। व्हाट आई वांट टू क्लैरिफाई हियर इज दैट द क्लास इज कंसेप्चुअल एंड इट्स कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन इज ऑब्जेक्ट। तो अगर आप के पास कोई आइडिया है, वो आइडिया एक, मतलब कोई चीज का आपको आइडिया है, तो बेसिकली वो एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी क्लास है। और उस कंसेप्ट को जब आप अप्लाई करोगे, जब इंप्लीमेंट करोगे, जिसको एक्चुअली लोग यूज कर सके, सो बेसिकली दैट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके। इससे आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में। अब उसके बाद एवरी ऑब्जेक्ट हैज एन एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। हर एक ऑब्जेक्ट के पास एसोसिएटेड बिहेवियर होते हैं और उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। एंड दीज एट्रीब्यूट्स आर ऑल्सो नोन एज डेटा मेंबर्स और स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इन्हीं एट्रीब्यूट्स को हम स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। और एक दूसरा पार्ट जो कंपोनेंट होता है ऑब्जेक्ट का, वो होता है बिहेवियर। बिहेवियर को हम फंक्शन और मेथड भी बोलते हैं जावा में, राइट। अब बिफोर वी क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू हैव अ क्लास फॉर दैट ऑब्जेक्ट वी वांट टू क्रिएट। तो क्लास, कोई भी आपको ऑब्जेक्ट बनाने के पहले उसका क्लास बनाना होगा, तब आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो पहले हमें जो क्लास को डिफाइन करना होगा और उसके बाद वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट, राइट। अब स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है? लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी। यहां से देखिए डेफिनेशन स्टार्ट हुई ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहली चीज तो ये हुई। सेकेंड पार्ट डेफिनेशन का क्या है? विद सर्टेन एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। उसके अंदर क्या होते हैं ऑब्जेक्ट के पास? एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। जैसे मैंने भी पेन का एग्जाम्पल दिया, राइट, उसको अभी एलेबरेट करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज इंस्टेंस ऑफ द क्लास। अब स्टूडेंट्स, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, आप फटाक से बता देंगे इंस्टेंस। अगर इसी में इंस्टेंस की जगह ब्लैंक लगा होता तो आप इंस्टेंस फिलअप कर देते। अगर ये इंस्टेंस लिखा होता और यहाँ क्लास की जगह ब्लैंक होता तो आप यहाँ पर क्लास लिख देते। और अगर ऑब्जेक्ट की जगह ब्लैंक स्पेस होती तो आप लिखते डैश इज ऑल्सो नोन एज इंस्टेंस ऑफ द क्लास। तो व्हाट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाता। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास। तो इससे आपको यही पता लग गया कि ऑब्जेक्ट, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि डैश इज क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास, तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑप्शंस आप देख लीजिएगा, राइट। और अगर ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम, फिर डैश लगाओ, तो आप लिख दोगे क्लास। तो इस तरह आपके फिलअप द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर के। फिर एवरी ऑब्जेक्ट मेंटेन्स अ कॉपी ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें मान लीजिए लिखा हो एवरी ऑब्जेक्ट मेंटेन्स अ कॉपी ऑफ, उसके आगे डैश लगाओ, तो आप तुरंत लिखेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसको आप अभी मैंने बोला डेटा मेंबर्स बेसिकली, तो वो इंस्टेंस वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। और ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंस। हमेशा याद रखिएगा, राइट। और उसके बाद एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्लास की, एवरी ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। इसको भी याद रखिएगा, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कभी तो आप इसको भी डील कर लेंगे। तो ये पॉइंट के फॉर्म में आप याद रखिएगा। एंड स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्लास, इसको क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे इंस्टेंशिएशन। जब कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है क्लास से, और उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोला जाता है इंस्टेंस, और जो प्रोसेस होती है वो बोली जाती है इंस्टेंशिएशन। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। यहाँ पे देखिए पहले आपका क्लास नेम आएगा। डेफिनेटली आप क्लास से ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। जैसे आपका पहले फादर और फिर बेबी, तो यहाँ पर फादर कौन है? क्लास। और ऑब्जेक्ट क्या है? बेबी। तो उससे आपने क्रिएट किया फादर से बेबी, तो यहाँ पर क्लास नेम, फिर स्पेस और फिर ऑब्जेक्ट नेम। दो चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद यहां पर ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट होती है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर लगता है। और न्यू
कीवर्ड है जो मेमोरी एलोकेट करने के काम में आता है, और कंस्ट्रक्टर है जो इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट को, वो हम कंस्ट्रक्टर चैप्टर में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कंस्ट्रक्टर वीडियो में, टू डू वॉच दैट, वहाँ कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम सेम होते हैं, राइट। अब देखिए क्लास मान लीजिए बुक का हमें ऑब्जेक्ट बनाना, तो पहले क्या हुआ, क्लास का नेम है बुक, बुक लिख लिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम क्या रखा, B1, नो प्रॉब्लम, कोई भी आप नाम रख सकते हो, बट इट मस्ट बी सेंसिबल। इक्वल टू, अब असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया, न्यू आ गया मेमोरी एलोकेट करने के लिए, आप सिंटैक्स से कंपेयर करते जाइए, वही चीजें कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या चीज फिक्स है, वो न्यू, असाइनमेंट ऑपरेटर फिक्स है। उसके बाद बाकी सब कुछ चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑब्जेक्ट नेम आप एक नया दोगे, क्लास नेम डेफिनेटली जो भी जिसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होना वो नाम होगा, और कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम सेम होते हैं, ये क्लियरली आप देख सकते हो। तो इधर भी बुक है और इधर भी बुक है, बस उसमें पैरेंथेसिस लग जाती है, ये एक मेंबर मेथड होता है कंस्ट्रक्टर, राइट, उसके पैरेंथेसिस देन सेमीकोलन, ये एक फंक्शन होता है। उसके बाद स्टूडेंट का बनाया तो स्टूडेंट क्लास लिखा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम SOB इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ये आपका जो है क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे एक चीज करेक्ट कर लीजिएगा, इनफैक्ट मैं करेक्ट कर देता हूँ, क्लोजिंग पैरेंथेसिस है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस जब आती है तभी ये प्रॉपर आपका ये एग्जाम्पल बनेगा। तो मैंने यहाँ पे क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगा दी, राइट, अब ये करेक्ट हो गया। अब स्टूडेंट्स उसके बाद नाउ क्रिएट दी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, कौन कौन से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, माउस, कंप्यूटर, लैपटॉप, चेयर और टेबल, ये आप अपने आप करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। तो कभी भी सिंटैक्स आए, एग्जाम्पल आए, तो आप इजिली पहचान लेंगे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आपके सामने ऐसा कुछ लिखा हो आप समझ जाए कि ये तो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो आप इजिली आप पहचान सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, राइट। उसके बाद पेन हैज एट्रीब्यूट्स और स्टेट। अब यहाँ पेन का डिस्कशन मैंने कर लिया कि एक्चुअली एट्रीब्यूट्स और स्टेट होता क्या है, ये इंस्टेंस वेरिएबल। तो देखिए पेन, मान लीजिए अभी हमने ये नहीं कहा कि पेन एक ऑब्जेक्ट है, क्लास है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द बेसिक आइडिया ऑफ द पेन। अब इसमें बेसिकली क्या है, पेन की टाइप, राइट, फाउंटेन पेन है, बॉल पेन है, जेल पेन है। उसके बाद कलर आ गया, किस तरह की इंक है उसकी, या आपका पेन का आउटर कलर की अगर बात करें वो कैसा है, वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ब्रांड किस ब्रांड का है, ठीक है, वो आपने स्पेसिफाई किया। प्राइस की बात कर ली, कितने का पेन है, ये सब आपके जो है ये हो गया एट्रीब्यूट्स और स्टेट, ये इन्फॉर्मेशन है, राइट, उसके पेन की। उसके बाद जब बिहेवियर, मतलब पेन क्या क्या कर सकता है, उसकी फंक्शनैलिटी, तो वो फंक्शन हो गया या मेथड हो गया, और उसको हम नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में जो हमारी रेगुलर यूज़ की लैंग्वेज में हम बिहेवियर बोल देते हैं। टू राइट, राइट, टू ड्रॉ, टू कट, इस तरह से। मैंने पैरेंथेसिस जानबूझ के लगाई क्योंकि जावा में क्या होता है, पैरेंथेसिस हो जाती है। आप अभी यहाँ चाहे ना लगाओ, आप पैरेंथेसिस हटा लो, बट आपके समझाने के लिए मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाई थी, राइट। आपने टू कट यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद इनको अगर आप फंक्शन में लिखना है जावा के फंक्शन के फॉर्म में, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज राइट फंक्शन, ड्रॉ फंक्शन, कट फंक्शन, राइट, इस तरह से, राइट। अब ऑब्जेक्ट के बाद में क्लास समझना पड़ेगा। तो क्लास क्या है बेसिकली, इट इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्पोजिट डेटा टाइप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इसको याद रखिएगा। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, राइट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्पोजिट डेटा टाइप। व्हेन द यूजर डिफाइंस अ क्लास देन इट इज ऑल्सो नोन एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, राइट। जब यूजर ने डिफाइन किया तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया। तो क्लास, ये तो आपको याद रखना कि ये एक डेटा टाइप है। कौन सा डेटा टाइप है, नॉन प्रिमिटिव, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके दूसरे अदर टाइप के जो डेटा मेंबर्स हैं उनसे मिल के बनता है, राइट। अभी ये क्लियर हो जाएगा आपको एग्जाम्पल के थ्रू। उसके बाद क्या है क्लास की डेफिनेशन में, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड डेटा मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। आपने इनकैप्सुलेशन में भी पढ़ा हुआ है कि रैपिंग अप ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। तो बिहेवियर क्या चीज़ है, मेंबर फंक्शन, राइट, और मेंबर फंक्शन बिहेवियर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर्स विच इज ऑल्सो नोन एज एट्रीब्यूट्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एंड मेंबर फंक्शंस बिहेवियर, राइट। वी कैन क्रिएट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज वी वांट फ्रॉम अ क्लास। एक क्लास से आप कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए। और क्लास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, उसको आप टेम्पलेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे टेम्पलेट वर्ड भी लिख देता हूँ, राइट, यहाँ पे टेम्पलेट, ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टेम्पलेट, टेम्पलेट, इट वर्क्स लाइक अ टेम्पलेट फॉर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब क्लास क्या हुआ कि इट्स अ ब्लूप्रिंट, ऑब्लिक, यहाँ पर ऑब्लिक लगा देते हैं, ठीक है, ये ऑब्लिक लग जाएगा, यस। तो ब्लूप्रिंट ऑब्लिक टेम्पलेट फॉर व्हाट, फॉर एन ऑब्जेक्ट। और इसीलिए आप एक क्लास से आप कितने भी क्रिएट कर सकते हैं ना, वी कैन क्रिएट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज वी वांट फ्रॉम अ क्लास। और इसी रीजन की वजह से क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। क्लास को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। तो ये पॉइंट वाइज आप याद रखिएगा, तो आपको फिल अप दी ब्लैंक्स या जो भी क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में पूछा गया वो आप इजीली आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्लास इज कॉल्ड इंस्टेंशिएशन। तो इंस्टेंशिएशन मैंने आपको बता दिया, पहले ही बताया था, फिर से बता दिया, इसको नोट कर लीजिएगा। एज ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज इंस्टेंस, राइट, ये भी मैंने पहले बताया था। इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो यहाँ पे रिपीट हो गया ये,
मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, राइट, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो एक बार आपको लिखना है ये इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास ऑफ, एक मिनट, राइट। नाउ वी कैन ऑल्सो क्रिएट वन और मोर क्लासेस फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। आप एक से ज़्यादा क्लास भी क्रिएट कर सकते हो किसी भी क्लास से। और ये जो क्लास से दूसरा क्लास बनाने की जो प्रोसेस है, राइट, जो प्रक्रिया होती है, ये बेसिकली क्या होती है स्टूडेंट्स, ये कहलाती है इनहेरिटेंस। एक क्लास से दूसरा क्लास बनाएंगे, नया क्लास बन गया तो इनहेरिटेंस कहलाएगा, राइट। और क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये एक सिंपल डेफिनेशन है। कभी एग्जाम में आपका टाइम ना बचे और आपसे डेफिनेशन पूछी जाए या किसी को भी एक सिंपल डेफिनेशन बतानी है तो आप बता सकते हो क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास इज अ कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्ट is its concrete implementation. So we can also say that class is conceptual and object is real. इसको मैं पहले elaborate कर चुका हूँ। अब यहाँ पे syntax देख लीजिए, syntax, right, syntax, यहाँ पर syntax है आपका, syntax of class definition। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लास के बाद आप क्या, क्लास के अंदर मैंने क्या दो एंटिटी बताया, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका, आप बना क्या रहे हो, क्लास, क्लास लिख लिया और उसके बाद ये मैंने स्पेस यहाँ पे नहीं है, ये अंडरस्कोर लिखा हुआ है। तो उसके बाद क्लास के बाद क्या आएगा, क्लास नेम। तो स्टूडेंट क्लास नेम आ गया, फिर उसके अंदर क्लास के अंदर मैंने क्या होता है डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद होता है मेंबर फंक्शन। तो यहाँ पर मेंबर फंक्शन आ गया, ये मेंबर फंक्शन या मेंबर मेथड भी इसको आप कहते हो, ठीक है, फंक्शन। और क्लास जो एट्रीब्यूट आपका है वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूट आपके कहलाते हैं डेटा मेंबर्स, इनको आप स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। और मेंबर फंक्शन आपका बिहेवियर है, आप इसको बोलते हैं, और इसको मेथड भी कहते हैं। लॉजिक जो प्रोग्राम का है वो इसी के अंदर लिखा जाता है, राइट। तो आई थिंक आपको क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब क्लास की डेफिनेशन समझने के बाद स्टूडेंट्स अब एक्सेस मॉडिफायर की बात करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन क्लास के अंदर होते हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, राइट। क्योंकि जनरल कन्वेंशन ये है कि डाटा को हमें सेफ रखना होता है, तो हम जनरली डेटा को प्राइवेट बना देते हैं, राइट। तो डिफरेंट टाइप के एक्सेस मॉडिफायर क्या हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस जस्ट नाउ। ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन कंसेप्ट्स को बिल्कुल ध्यान रखिए और सुन लीजिए। और एमसीक्यू का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके सामने आंसर्स होंगे, तो अगर आपने कंसेप्ट सुना है और एक बार भी आपने पढ़ा है तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू मार्क द करेक्ट आंसर। अब स्टूडेंट डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा। तो प्राइवेट access level of private modifier is only within the class, it cannot be accessed from outside the class। तो स्टूडेंट्स एक्सेस मॉडिफायर चाहे वो फंक्शन के साथ लगे हो, मेंबर फंक्शन के साथ या डेटा मेंबर के साथ, जिसको आप इंस्टेंस वेरिएबल बोल रहे हैं, राइट, और या दूसरे जो मेंबर्स हैं उनके साथ अगर लगे प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर, तो उस केस में क्या होता है, वो मेंबर जो कि प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर वाले होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल है, क्लास के बाहर वो एक्सेस नहीं हो सकते। तो जनरली हम प्राइवेट यूज़ कर लेते हैं डेटा मेंबर्स के साथ जस्ट टू कीप आवर डाटा सेफ, क्योंकि डेटा इज ऑलवेज क्रिटिकल, ओके। नाउ आफ्टर दैट डिफॉल्ट, द एक्सेस लेवल ऑफ डिफॉल्ट मॉडिफायर इज ओनली विद इन द पैकेज, इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज, राइट। इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई एनी एक्सेस लेवल इट विल बी द डिफॉल्ट। कहने का मतलब है कि डिफॉल्ट कोई एक्सेस मॉडिफायर कीवर्ड नहीं है। जब आप कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखते हैं तो जावा में वो क्या बन जाता है, वो डिफॉल्ट एक्सेस हो जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर आपको 3 पता है जो कि आपके प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, बट डिफॉल्ट कब होता है, जब आप कुछ स्पेसिफाई नहीं करते। तो उसमें क्या होता है एक्सेस लेवल उसका कि जब आप मतलब जिस क्लास पे आपने मेंबर को डिफॉल्ट रखा हुआ है वो उस क्लास में एक्सेसिबल होगा, प्लस अदर क्लासेस इन द सेम पैकेज, बट पैकेज के बाहर नहीं जाएगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है प्रोटेक्टेड की, द एक्सेस लेवल ऑफ अ प्रोटेक्टेड मॉडिफायर इज विद इन द पैकेज, पैकेज में एक्सेसिबल होता है, क्लास के अंदर तो डेफिनेटली एक्सेसिबिलिटी है। और आउटसाइड द पैकेज थ्रू द चाइल्ड क्लास, मतलब इनहेरिटेंस का यहाँ कंसेप्ट आ रहा है कि अगर क्लास कोई सब क्लास है, यू नो, उस क्लास से बना हुआ सब क्लास है, तो उससे वो पैकेज के बाहर भी एक्सेसिबल होगा, यू नो। if you do not make the child class it cannot be accessed from outside the package। तो प्रोटेक्टेड जो है जस्ट लाइक जो आपका अभी डिफॉल्ट एक्सेस पड़ा था वो उसी तरह हो जाएगा प्रोटेक्टेड अगर आपने चाइल्ड क्लास नहीं बनाया है, क्योंकि अगर चाइल्ड क्लास नहीं है तो फिर बियॉन्ड द पैकेज प्रोटेक्टेड भी एक्सेसिबल नहीं होगा, वो अपने क्लास के अंदर, अपने पैकेज के अंदर वो एक्सेसिबल होगा, ओके।
ये प्रोटेक्टेड हो गया। उसके बाद पब्लिक की बात जब आई तो पब्लिक इज द मैक्सिमम विजिबिलिटी। स्टूडेंट्स, द एक्सेस लेवल ऑफ पब्लिक मॉडिफायर इज एवरीवेयर, इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास, विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज ऑल्सो। तो आई थिंक आपको एक्सेस मॉडिफायर समझ में आ गए, राइट। प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। प्राइवेट कैन ओनली बी एक्सेस विद इन द क्लास, पब्लिक from anywhere, maximum visibility means narrowest visibility is with the private and maximum visibility or accessibility is with the public, right। protected comes in between, मतलब उसमें protected क्या होते हैं, वो क्लास के अंदर accessible है और क्लास के बाहर by the सब क्लासेस, इवन पैकेज के बाहर by the सब क्लासेस वो accessible है। और डिफॉल्ट एक्सेस जब आप कुछ भी नहीं लिखते, नाइदर प्राइवेट नो प्रोटेक्टेड नो पब्लिक, कुछ नहीं लिखते हैं, तो बेसिकली क्या हो जाता है, वो डिफॉल्ट एक्सेस हो जाती है। तो डिफॉल्ट इनसाइड द पैकेज एंड इनसाइड द क्लास वो फ्रॉम एवरीवेयर एक्सेसिबल, बट आउटसाइड द पैकेज इट इज नॉट एक्सेसिबल, ये होती है डिफॉल्ट एक्सेस। उसके बाद स्टूडेंट बात आती है इंस्टेंस वेरिएबल की। तो अभी तक आप जो डेटा मेंबर जो पढ़ रहे थे आपने देखे, और जिनको आप एट्रीब्यूट बोल रहे थे, बट वो एट्रीब्यूट जो कि नॉन स्टैटिक हो वो इंस्टेंस वेरिएबल कहलाते हैं, राइट। और जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसमें इंस्टेंस वेरिएबल कॉपी हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि हर एक ऑब्जेक्ट में इंस्टेंस वेरिएबल की अपनी यूनिक कॉपी अवेलेबल होती है। इज दैट क्लियर? ताकि हम अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग इंस्टेंस वेरिएबल के अलग वैल्यू दे सकें। ओके, द वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द स्कोप ऑफ एनी मेथड एंड दे आर नॉन स्टैटिक कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल इन द जावा। मतलब इंस्टेंस वेरिएबल जो हैं, पहली बात तो वो डेटा मेंबर्स होते हैं और वो किसी भी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होंगे बट इनसाइड द क्लास होंगे। इज दैट क्लियर? किसी भी मेथड के अंदर नहीं होंगे, ठीक है। और वो नॉन स्टैटिक भी होते हैं। तो ये इंस्टेंस वेरिएबल हो गए। उसके इंस्टेंस वेरिएबल इज इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग और व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। तो जब ऑब्जेक्ट हो जाता है क्रिएट किसी क्लास का, तब उसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल आते हैं और वो इनिशियलाइज हो जाते हैं, या जब क्लास लोड होता है। स्टैटिक मेंबर्स, देखिए अब स्टैटिक मेंबर की बात आ रही है। अभी तक जो हमने बात करी वो नॉन स्टैटिक मेंबर्स थे, अब स्टैटिक मेंबर की बात है। तो जावा में, इन जावा स्टैटिक मेंबर्स आर दोज विच बिलोंग टू द क्लास एंड यू कैन एक्सेस दीज मेंबर्स विदाउट इंस्टेंशिएटिंग द क्लास। बिना आप इंस्टेंस क्रिएट किए या ऑब्जेक्ट बनाए हुए आप उन स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये स्पेशलिटी है स्टैटिक मेंबर्स की, ठीक है। और कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है स्टैटिक मेंबर्स के लिए? वो है स्टैटिक। द स्टैटिक कीवर्ड कैन बी यूज्ड विद द मेथड फील्ड्स classes, all right, and means classes कौन से? inner and nested both, okay। now तो ये आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो बहुत इसको समराइज करके बता देता हूँ। स्टैटिक मेंबर जैसे स्टैटिक फंक्शन है या स्टैटिक डेटा मेंबर है बेसिकली, तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए बिना उनको आप एक्सेस कर लेते हो यूजिंग द क्लास नेम, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टैटिक मेंबर्स के लिए। और स्टैटिक फंक्शन की एक स्पेशलिटी है कि स्टैटिक फंक्शन जितने भी वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स को ही एक्सेस कर पाते हैं, नॉन स्टैटिक को नहीं, ओके। और जितने भी आप स्टैटिक वेरिएबल या फंक्शन बनाओगे उसमें सबसे पहले कीवर्ड आप स्टैटिक लगाओगे। अभी आपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इनका एग्जाम्पल देखा ही हुआ है कि रिटर्न टाइप वॉइड के पहले स्टैटिक लगा हुआ है, ठीक है। तो स्टैटिक कीवर्ड आप जरूर लगाएंगे, वही उसको स्टैटिक बनाएगा। स्टैटिक फंक्शन मेथड, यू कैन क्रिएट अ स्टैटिक मेथड बाय यूजिंग द कीवर्ड स्टैटिक। Static method can access only static fields. Methods to access static methods, there is no need to instantiate the class, ठीक है। स्टैटिक मेथड है तो यहाँ पे आपको इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू इट जस्ट यूजिंग द क्लास नेम। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक क्लास बना हुआ है C1 नाम का। इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड सैम्पल, मैंने एक ये फंक्शन लिखा जो कि स्टैटिक टाइप का है और यहाँ लिख दिया system.out.println हाई। अब इस फंक्शन को जब भी आप कॉल करेंगे तो हाई बनेगा, लेकिन सवाल ये उठता है आप कॉल कैसे करेंगे, राइट। तो जो क्लास का नेम है यहाँ पे C1, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं C1.sample इन द मेन फंक्शन एंड आउटपुट आपका आ जाएगा हाई, राइट। उसी तरीके से स्टैटिक डेटा मेंबर, यू कैन क्रिएट अ स्टैटिक फील्ड। ये फील्ड वर्ड यूज हो रहा है स्टूडेंट। फील्ड बेसिकली इज मेंट फॉर डेटा मेंबर और द स्टेट ऑफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्टैटिक, अब स्टैटिक फील्ड की बात है, स्टैटिक फील्ड बाय यूजिंग द कीवर्ड स्टैटिक, ठीक है। जब भी कोई चीज स्टैटिक बनानी है तो हमने अभी आपको बताया था कि आप कीवर्ड स्टैटिक यूज करते हैं। स्टैटिक फील्ड्स हैव द सेम वैल्यू इन ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। मतलब ये ऐसा स्टैटिक डेटा मेंबर ऐसा होता है उसकी वैल्यू हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगी, बिकॉज दे आर नेवर कॉपी टू द ऑब्जेक्ट। एवरी ऑब्जेक्ट नो ऑब्जेक्ट विल बी हैविंग अ कॉपी ऑफ द स्टैटिक डेटा मेंबर। दीज आर क्रिएटेड एंड इनिशियलाइज्ड व्हेन द क्लास इज लोडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जब क्लास पहली बार लोड होता है तो इनिशियलाइज हो जाते हैं। Just like static methods, you can access
स्टैटिक फील्ड्स यूजिंग द क्लास नेम। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लास C1 है, पब्लिक स्टैटिक INT डाटा लिखा हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, C1 डॉट डाटा, तो डायरेक्ट क्लास का नाम लिखा और उसके बाद डेटा मेंबर का नाम डाटा। अब यहाँ पर ये आउटपुट आ जाएगा 5, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या दिया था डाटा में 5, राइट। डिजाइन अ क्लास मोबाइल, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एक आप प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी कैसे आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ पे देखिए क्लास, डिफाइन अ क्लास कॉल्ड मोबाइल विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। डेटा मेंबर, पर्पज इसका, पहला डेटा मेंबर है इसका INT BNO, बहुत ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, राइट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नाउ INT BNO ये आपका पहला डेटा मेंबर है, बट टू स्टोर द बाइक नंबर। दूसरा डेटा मेंबर है INT PHNO विच स्टोर्स व्हाट, विच स्टोर्स द फोन नंबर ऑफ द कस्टमर। थर्ड जो डेटा मेंबर है वो स्ट्रिंग नेम है, टू स्टोर द नेम ऑफ द कस्टमर। देन नेक्स्ट है आपका INT days टू स्टोर व्हाट, नंबर ऑफ डेज द बाइक इज टेकन ऑन रेंट, राइट, ये आपका डेटा मेंबर है। उसके बाद नेक्स्ट है INT चार्ज। तो इसमें क्लास द बेस्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दैट ऑल द डेटा टाइप्स एंड एवरीथिंग, एवरी इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर, राइट। और ये चार्ज क्या करता है, टू कैलकुलेट एंड स्टोर द रेंटल चार्ज। उसके बाद मेंबर मेथड्स आ गए। पहला मेंबर मेथड है यहाँ पर वॉइड इनपुट, वॉइड इनपुट, तो यहाँ देखिए टू इनपुट व्हाट, वॉइड इनपुट के में टू इनपुट एंड स्टोर द डिटेल्स ऑफ द कस्टमर। उसके बाद है वॉइड कंप्यूट, टू कंप्यूट द रेंटल चार्ज। उसके बाद वॉइड डिस्प्ले, टू डिस्प्ले द डिटेल्स इन द गिवन फॉर्मेट। अब यहाँ फॉर्मेट आप देखिए, द रेंट फॉर अ मोबाइल इज चार्ज ऑन द फॉलोइंग बेसिस। पहले आप देखिए, फॉर द फर्स्ट 5 days चार्जेस आर 500 per day, for the next 5 days charges are 400 per day, rest of the days charges are 200 per day, राइट। और इसको इस फॉर्मेट में प्रिंट करना होगा, बाइक नंबर, फोन नंबर, नेम, नंबर ऑफ डेज। अब इसका क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट java.etal.scanner लिखा हुआ है, ये स्कैनर फैसिलिटी यूज़ करने के लिए इनपुट के लिए। अब देखिए पहली लाइन यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यू बिगिन ऑलवेज विद द क्लास डेफिनेशन, तो यहाँ पे क्लास आ जाएगा CLASS। तो यहाँ पर आप देखिए, just going to write it here in the blank space given over here, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, it's going to be, just see here, क्लास मोबाइल। अब इसमें INT BNO INT, अब यहाँ ब्लैंक लगा हुआ है, आपको डेज दिया हुआ, चार्ज दिया है, नेम दिया है, तो क्या चीज़ मिसिंग है यहाँ पे देख लेते हैं। पहला था INT BNO, फिर है INT PHNO, तो यहाँ PHNO होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं PHNO। तो जो मिसिंग है आप उसको चेक कर लें हमेशा अपने क्वेश्चन में कि व्हाट इज मिसिंग। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। आफ्टर दैट प्राइवेट INT डेज, उसके बाद प्राइवेट INT चार्ज, लाइक दिस। उसके बाद क्लास यहाँ पर आपने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इनपुट में, तो स्कैनर में क्या होता है, स्टेटमेंट स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा system.in, यहाँ पे system डॉट इन, और ये ब्लैंक की ज़रूरत नहीं, इसको हटा दिया हमने, यहाँ पर ये आ जाएगा। इज दैट क्लियर। अब इसके बाद क्लास आपने इनपुट फंक्शन में आपका कुछ नहीं बाकी है, सारी चीज़ें इनपुट हो चुकी हैं, राइट, ऑल द थिंग्स आर इंटैक्ट। इसको ध्यान से देख लीजिए, फ़ोन नंबर इनपुट हो गया, नेम विद द एस डॉट नेक्स्ट लाइन, एस क्या चीज़, स्कैनर का ऑब्जेक्ट जो हमने ऊपर बनाया था। इसी तरीके से BNO इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट INT, राइट, और ये तो सिर्फ मैसेज है, राइट, एंटर द नंबर ऑफ डेज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट INT। तो सब ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, पब्लिक वॉइड कंप्यूट। इन्होंने कहा डेज जब लेस देन इक्वल टू 5 हो, मीन्स अप टू 5, चार्ज होगा डेज इंटू 500, राइट, 500 उसके हिसाब से चार्ज होगा। उसके बाद एल्स इफ डेज लेस देन इक्वल टू 10, मीन्स अप टू 10 है, पहली कैटेगरी हम लोग देख चुके हैं, लेस देन इक्वल टू 5, अब लेस देन इक्वल टू 10 है, तो 5 डेज पे आपका 5 इंटू 500 है, ठीक है।
तो ये आपकी रेंज यहाँ पर क्या बेसिकली जो स्पेसिफाई किया था इन्होंने कहा था कंडीशन जो दी हुई है वो ये दी है कि फर्स्ट 5 डेज 500 पर डे, नेक्स्ट 5 डे चार्जेस आर 400 पर डे। तो फर्स्ट 5 डेज पे तो 500 पड़ेगा। अब जितने बचे हैं यानी कि बचे हुए दिन हम कहाँ से निकालेंगे, राइट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो डेज हैं वहाँ लिखेंगे डेज, राइट, डेज, और डेज में हम क्या करेंगे -5, राइट, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे एल्स चार्ज इक्वल टू 5 × 500 5 × 400 डेज -10 मल्टीप्लाइड बाई 200, जो बचे हुए दिन है 10 डेज के ऊपर उस पर 200। तो इस तरह से आप पूरा कैलकुलेशन देख सकते हैं यहाँ पे। तो फिल अप दी ब्लैंक्स इस तरह के पार्ट की बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि उसमें गलतियाँ होने के चांसेस रहते हैं। तो कंडीशंस की प्रैक्टिस करिए और कैसे एक्सप्रेशन को लिखना है, ओके। उसके बाद पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, यहाँ पर सारी चीज़ें बाइक नंबर, फ़ोन नंबर, नेम, नंबर ऑफ डेज, चार्ज सब डिस्प्ले के लिए है, यहाँ मैसेज आएगा। उसके बाद ये आपकी वैल्यूज़ हैं जो डिस्प्ले हो जाएंगी, राइट। एंड आफ्टर दैट क्लास देखिए यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन है। तो मेन फंक्शन हमारा क्या है, जब पर कि हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे मोबाइल क्लास का, तो मोबाइल का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया मोबाइक का, मोबाइक ओबीजे इक्वल टू न्यू मोबाइक, ये क्लास नेम है, ये ऑब्जेक्ट नेम है, इक्वल टू ये न्यू कीवर्ड है जो कि मेमोरी एलोकेट करता है रन टाइम पे, यहाँ मोबाइक हो गया। उसके बाद ओबीजे डॉट इनपुट, अब यहाँ से डाटा इनपुट हो जाएगा, राइट, इस फंक्शन से। फिर ओबीजे डॉट डिस्प्ले है, ये ब्लैंक छूटा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो फंक्शन छूटा उसको लिख देंगे। तो यहाँ तक या हम यहाँ चेक करते हैं क्वेश्चन में कि कौन सा फंक्शन है यहाँ पे। तो यू कैन सी हियर यहाँ पे कंप्यूट फंक्शन है, तो वहाँ पर कंप्यूट फंक्शन कॉल करवा लेते हैं। एंड हियर वी राइट OBJ डॉट कंप्यूट, OBJ डॉट कंप्यूट। ये हटा देते हैं ब्लैंक यहाँ पे। सो वी कैन सी हियर कि इस तरह से आप फंक्शन को ऊपर से चेक करके कि क्या बाकी है क्या मिसिंग है उसको भी आप देख के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। और जो बताने वाली क्लास ये बात है यहाँ पे, ये जो आप यहाँ पर INT BNO INT PHNO डेज चार्ज ये सब देख रहे हैं, ये सब इंस्टेंस वेरिएबल है, ये सब इंस्टेंस वेरिएबल है। Now students, it's a very important question now on the basis of whatever we have discussed till now. तो इसमें देखिए कि in the program given below state the name and the value of the, तो method argument है, argument variable, class variable, local variable, instance variable, class my class। तो यहाँ पर आप देखिए आपका ये वेरिएबल हमें पता करना है, क्लास हमारा my class नाम का और इसमें स्टैटिक INT x इक्वल टू 7। तो जैसे आप स्टैटिक कीवर्ड देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये आपका क्या है, क्लास वेरिएबल है, राइट। उसके बाद INT y इक्वल टू 2 है, तो y इक्वल टू 2 जो है यहाँ पर स्टैटिक तो लगा नहीं है, डेटा मेंबर है, तो ये इंस्टेंस वेरिएबल हमारा हो गया। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args माई क्लास OBJ इक्वल टू न्यू माई क्लास, अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। उसके बाद सिस्टम डॉट 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 प्रिंट, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, x प्रिंट होगा, x की वैल्यू प्रिंट होगी, x की वैल्यू क्या है 7, ठीक है। तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए देखिए इसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। और स्टैटिक है तो स्टैटिक फंक्शन आपका मेन है तो डायरेक्टली हमने एक्सेस कर लिया। उसके बाद OBJ डॉट सैम्पल मेथड, यहाँ पर 5 देखिए सैम्पल मेथड कॉल किया है, जिसको जो अभी मेथड आपको दिख नहीं रहा है तो हम नीचे देखते हैं कोई मेथड है, तो यस यहाँ पे एक मेथड दिया हुआ वॉइड सैम्पल मेथड INT n। अब यहाँ पर n ये आपका क्या है, कौन सा आर्गूमेंट हुआ, ये आपका फॉर्मल आर्गूमेंट है। और यहाँ पर जब सैम्पल मेथड 5 आपने कॉल की, यहाँ पे 5 के साथ कॉल किया है तो ये आपका एक्चुअल आर्गूमेंट हो गया, तो 5 इसको असाइन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, ये आपका आर्गूमेंट हो गया। तो अभी जैसे पूछा गया था कि मेथड आर्गूमेंट और आर्गूमेंट वेरिएबल, तो आपका क्या था वो होगा आपका INT n, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स इंस्टेंस वेरिएबल मैंने आपको बता दिया, लोकल वेरिएबल की बात आ रही। तो यहाँ पे देखिए इसी फंक्शन में एक लिखा हुआ है INT a इक्वल टू 6, तो ये लोकल टू द फंक्शन है, तो ये लोकल टू द फंक्शन और यहाँ पे a प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये लोकल वेरिएबल है, तो मैंने आपको सारे वेरिएबल बता दिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। मेथड आर्गूमेंट और आर्गूमेंट वेरिएबल n विद वैल्यू 5, क्लास वेरिएबल x विद वैल्यू 7, लोकल वेरिएबल a विद वैल्यू 6, इंस्टेंस वेरिएबल y विद द वैल्यू 2। उसके बाद नेम द जावा कीवर्ड दैट इंडिकेट्स दैट अ मेथड हैज नो रिटर्न टाइप, तो डेफिनेटली ये वॉइड होगा। स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द करेंटली कॉलिंग ऑब्जेक्ट,
तो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए एक ही कीवर्ड है, वो है दिस, तो THIS दिस इसका आंसर हो गया। अब आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एज असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, मेथड, इन्वोकेशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन स्टेटमेंट। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जावा, राइट। तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जावा, ये क्या है बेसिकली कि मेथड कॉल किया गया है, प्रिंटलन मेथड। उसके बाद कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 457, यहाँ पर 457 असाइन हुआ है, राइट। उसके बाद कार हाइब्रिड इक्वल टू न्यू कार, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गया। उसके बाद पेट्रोल प्राइस प्लस प्लस, तो यहाँ पर ये आपका इंक्रीमेंट हो गया। तो इस तरह से आपको सारी प्रोसेस, सारी चीज़ें पहचाननी भी आनी चाहिए, राइट। तो इस चैप्टर का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद लिस्ट द वेरिएबल दैट आर कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स फ्रॉम दोज गिवन बिलो। अब कॉम्पोजिट डेटा टाइप किसको हम बोलते हैं? क्लास को हमेशा बोलते हैं, ठीक है। तो उसके जो मतलब वेरिएबल ऑब्जेक्ट होगा, तो अब देखिए यहाँ पर स्टैटिक INT x, उसके बाद बूलियन b, ARR ऑफ i इक्वल टू 10, फिर प्राइवेट कैर CHR, फिर obj.display और स्ट्रिंग str। तो इसमें जो है आप इसमें जब आप चूज करेंगे तो आपका देखिए एरे आपका एक जो है रेफरेंस टाइप होता है, नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट, कहाँ पे ये ऑब्जेक्ट यूज हुआ है यहाँ पर, तो ये आपको कॉम्पोजिट डेटा टाइप की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कंसीडर द फॉलोइंग क्लास। यहाँ पर क्या है कि माई क्लास एक दिया गया है, पब्लिक स्टैटिक INT x इक्वल टू -3 इसको मानिए, असाइनमेंट यहाँ मिसिंग है, एंड y इक्वल टू 4। आफ्टर दैट पब्लिक INT a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3। what they are asking for, name the variable for which each object of the class will have its own distinct copy। किसकी ऑब्जेक्ट में अपनी कॉपी बन के जाएगी? तो मैंने आपको बताया हमेशा कि इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी बनती है। तो इंस्टेंस वेरिएबल कौन से? जो नॉन स्टैटिक होते हैं। तो A और B यहाँ पे नॉन स्टैटिक है, तो इनकी कॉपी बन के जाएगी। उसके बाद नेम द वेरिएबल दैट आर कॉमन टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स, राइट। जो कॉमन होंगे यानी कि जिनकी कॉपी नहीं बनेगी, तो वो कौन से होते हैं? स्टैटिक होते हैं, दे आर द क्लास वेरिएबल। तो ये आपका INT x और जो y है, ये बेसिकली जो है दे विल बी कॉमन टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स, राइट। अब उसके बाद द वेरिएबल फॉर विच ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास विल हैव इट्स ओन डिस्टिंक्ट कॉपी आर A and B। द वेरिएबल दैट आर कॉमन टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास आर x and y। ये मैंने अभी आपको बताया, राइट। उसके बाद क्लास क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर दैट गिव्स द मैक्सिमम एक्सेसिबिलिटी और मोस्ट एक्सेसिबिलिटी इज डैश, वो आपका क्या है? पब्लिक है। एंड द लीस्ट एक्सेसिबिलिटी वाला क्या होगा? प्राइवेट, डेफिनेटली। तो प्राइवेट, पब्लिक, यही आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। नेम द कीवर्ड विच इज यूज्ड टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द मेथड पैरामीटर एंड इंस्टेंस वेरिएबल, राइट। तो ऐसा कीवर्ड हमारा कौन सा है? वो है दिस कीवर्ड। ऑलवेज रिमेंबर दैट क्लास। नेम एनी टू टाइप ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। टू टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर हमारे कौन कौन से? पब्लिक एंड प्राइवेट, राइट। कोई भी हम दो लिख सकते हैं, तो पब्लिक प्राइवेट, आप प्रोटेक्टेड भी लिख सकते हैं, राइट। सो आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड इट वेल। इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। थैंक्स एवरीवन।